नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए है बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस खास कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज हम बात करेंगे गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजों से निकले संदेश की। क्या इन नतीजों ने आने वाले 4 विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नैरेटिव सेट कर दिया है? गुजरात में जिस तरह से बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी मोदी के चेहरे पर ही आगे बढ़ेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश के नतीजे और उसे अपनी रणनीति पर जरूर सोचने को मजबूर करेंगे। गुजरात में बीजेपी, हिमाचल में कांग्रेस, दिल्ली एमसीडी में आप। 2024 का सीन भी साफ। गुजरात हिमाचल विधानसभा और दिल्ली एमसीडी के चुनाव नतीजों ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इफ एंड बट की तस्वीर को लगभग साफ कर दिया है। एक पॉलिटिकल नैरेटिव सियासी दलों को मिल गया है, जिसके आधार पर अब आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। गुजरात में बीजेपी ने 182 में से 156 सीट जीतकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। वहीं हिमाचल में 68 में से 40 सीट कांग्रेस के खाते में गई हैं। और दिल्ली एमसीडी इलेक्शन की बात करें तो यहां बीजेपी को हराकर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। जहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष नहीं जीती, वहां भाजपा का वोट शेयर भाजपा के प्रति स्नेह का साक्षी है। मैं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली और जनता का बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। बेशक गुजरात में पीएम मोदी के नाम पर वोट मिले हैं, लेकिन हिमाचल में क्या चेहरा हावी रहा, क्योंकि यहां प्रियंका गांधी सक्रिय थी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भी सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। जाहिर है कांग्रेस के लिए बातें आगे की रणनीति बनाने में मददगार होंगी, क्योंकि बीजेपी का हिंदुत्व भी हिमाचल के मुद्दों के आगे असरदार नजर नहीं आया। वहीं दिल्ली में भी बीजेपी कोई खास कमाल नहीं कर पाई। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, इसीलिए मैं सभी वहाँ के लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता और मुखिया जो भी काम किए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, सीएलपी लीडर हो, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हो, इलेक्शन में जो भी काम किए हैं, उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है। और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूं जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। चुनाव के नतीजे भले बीजेपी, कांग्रेस और आप के लिए राहत भरे हों, लेकिन इनका अलग अलग विश्लेषण किया जाए तो ये चिंता बढ़ाने वाले भी हैं। बीजेपी हिमाचल में दोबारा सरकार बनाने में नाकाम रही, तो वहीं गुजरात में पार्टी ने 7वीं बार जीत दर्ज की। गुजरात में कांग्रेस की हालत सबसे खराब रही, तो हिमाचल में पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली में बीजेपी पर आम आदमी पार्टी भारी पड़ी, तो गुजरात में दावों से उलट परिणाम आए। हालांकि आपने यहां कुछ सीटें जीतकर अपना खाता जरूर खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देखिए, सियासत में खबर कभी पूरी नहीं होती जब तक उसके एंगल को ना समझा जाए, और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए एक चुनाव शाखा बनाई है। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड है जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो सीधे चलते हैं अपनी चुनाव शाखा, जहां मौजूद हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। शैलेंद्र जी,
विश्लेषण चाहेंगे इस खबर का, क्योंकि देखिए जिस तरह से गुजरात और हिमाचल के परिणाम सामने आए हैं 2023 और 2024 के लिए, क्या कोई नैरेटिव सेट हो गया है और क्या कुछ इसके मायने आप देख रहे हैं? देखिए, नैरेटिव तो सेट बीजेपी के हिसाब से हो गया है, खासतौर से मोदीनॉमिक्स पे। मोदीनॉमिक्स मतलब मोदी का चेहरा और उससे जुड़ा गुजरात मॉडल। तो ये इस लाइन पर तो बीजेपी पूरे देश में जाएगी। 24 पहले 4 विधानसभा चुनाव है और उसके बाद 24 में जो आम चुनाव है लोकसभा का, उसमें ये तो तय हो गया है कि बीजेपी इसी लाइन पर जाएगी। लेकिन देखिए ऋतु, इसमें कई सवाल हैं। बीजेपी भी ये सोच रही होगी, खासतौर से हिमाचल प्रदेश का जो नतीजा है वो जरूर चिंतित करता है और उसमें कुछ ना कुछ रणनीति में अपना बदलाव जरूर करेगी बीजेपी, क्योंकि बड़े स्थानीय मुद्दों के आगे मोदी का चेहरा फेल हुआ है, वहाँ हम सीधे कह सकते हैं। क्योंकि जो कांग्रेस जिस लाइन पे गई है वहाँ बहुत ही स्थानीय मुद्दे थे। पेंशन का मुद्दा था, महिलाओं को पेंशन देने की बात थी, फ्री बिजली की बात थी 300 यूनिट तक की। तो ये 3-4 मुद्दे थे जिन पे बीजेपी सरकार वहाँ पर गिरी। तो ये दोनों को मिलाकर बीजेपी लड़ने, मतलब मोदी का चेहरा तो होगा लेकिन बहुत सारी सावधानी इस स्थानीय लेवल पर होगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात हमेशा करते आई है बीजेपी। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा और स्थानीय जो मुद्दे हैं, स्थानीय जो उपलब्धियां हैं, उनको भी बीजेपी पूरी तरीके से जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। तो एक बीजेपी की एक लाइन तो ये क्लियर है। दूसरी बात मैं सबसे महत्वपूर्ण करना चाहूँगा कि आप भले ही गुजरात में बहुत कुछ नहीं कर पाई सीटों की संख्या की जहाँ तक बात है, लेकिन आप देखिए वहाँ पर 13% वोट उसने लिया है और अब केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा क्योंकि 4 राज्यों में उनका 6% से ज़्यादा वोट है। तो ये एक बड़ा संकेत है पूरी राष्ट्रीय राजनीति के लिए देश में, क्योंकि अभी तक 7 राष्ट्रीय दल हैं और उनमें आप शामिल होती है। तो ये एक अलग मिजाज की पार्टी है, क्योंकि ये इसका ओरिजिन ही अलग तरीके से हुआ है, ये आंदोलन से निकली पार्टी है। तो अगर ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है और उसको एक पैन इंडिया की पूरी छवि उसकी बनती है, तो ये पूरा मुद्दे चेंज करेगी, राजनीति का स्टाइल चेंज होगा और बीजेपी इस बारे में जरूर सोच रही होगी, क्योंकि ये जरूर कहा जा रहा था कि गुजरात में वो कुछ कर नहीं पाई आप पार्टी, ये कहा जा रहा है। लेकिन 13% वोट देखकर सबके कान जरूर खड़े हुए होंगे सियासत के जितने जानकार हैं। तो दूसरा बिंदु ये है। तीसरा, जहाँ तक हम कांग्रेस की बात करते हैं तो देखिए कांग्रेस कई चुनावों से हारती आ रही थी बीजेपी से, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो नतीजा है वो एक बड़ा संदेश देता है कि ऐसा नहीं है कि आप मुकाबला नहीं से कर सकते बीजेपी का, क्योंकि जिस तरीके से मुद्दे पकड़े और जिस अप्रोच के साथ खासतौर से प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में घूमी है, तो वो जरूर एक हिम्मत देता है कांग्रेस को कि आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है। तो एक फॉर्मूला जो हिमाचल प्रदेश में उन्होंने लागू किया उसको पूरे देश में वो कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने के लिए अपना सकती है। तो ये 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण इसमें निकल कर आती हैं, बाकी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन ये 3 मुद्दे आप और हिमाचल में कांग्रेस का जीतना और मोदीनॉमिक्स, तो ये 3 बिंदु हैं जो 24 तक असर करेंगे पूरी राष्ट्रीय राजनीति पर। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, ये कुछ मुद्दे हैं जो आगामी चुनावों तक भी गूंजते नजर आएंगे। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, देखिए गुजरात में वोट प्रतिशत बढ़ा है, मध्य प्रदेश में जब नगरीय निकाय चुनाव हुए आम आदमी पार्टी का खाता खुला, तो क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव जब मध्य प्रदेश में होंगे, आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत यहाँ और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, कांग्रेस की सीटें और घटती नजर आएंगी? देखिए ये आपने अच्छी बात कही है, क्योंकि जो वोट बटा है गुजरात में वो कांग्रेस और आपके बीच ही बटा है। बीजेपी का इंटैक्ट रहा है और बल्कि 4% बढ़ा है, वो 51% से ज़्यादा वोट उन्होंने लिया है। पिछली बार 49% वोट था वहाँ पर बीजेपी का, तो बीजेपी का वोट परसेंटेज तो बढ़ा है और इनका 41% वोट शेयर था कांग्रेस का, वो घट के 28 हुआ है और 13% घटा है और 13% वोट आपको गया है। ये तो नहीं कह सकते कि सारा कांग्रेस से गया है, लेकिन हाँ ये एक अंदाजा लगता है कि वोट तो कांग्रेस का ही बटा है वहाँ। तो ये जो गुजरात में जो स्ट्रेटेजी अपनाई बीजेपी ने वहाँ पर आपको रोकने के लिए, जिस तरह से उसने ज़मीन तैयार करने की कोशिश की थी 1-1.5 साल पहले से, तो वो ही सारी स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में भी वो अपनाएंगे बीजेपी, क्योंकि आपकी गतिविधि उतनी नहीं है यहाँ जितनी गुजरात में है। लेकिन जिस तरह से नगर निगम चुनाव में एक सीट उन्होंने जीती, तो ये जरूर मध्य प्रदेश में एक ये लड़ाई होगी। और जो फार्मूला वहाँ आपको रोकने के लिए जिस तरह से अपनाया गया कि आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, अपनी लड़ाई कांग्रेस से ही बताती रही बीजेपी, और बहुत सी बातें थी, जैसे आपका मुख्य हथियार होता है
फ्री मुफ्त की सियासत जो होती है कि मुफ्त में बिजली, मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में स्वास्थ्य, तो एक उन्होंने नारा वहाँ पे उछाला कि गुजराती अस्मिता की बात की कि गुजरातियों को मुफ्त का खाना पसंद नहीं है, वो मेहनत कश लोग हैं। तो ये वहाँ पर फार्मूला काम किया। ऋतु, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इसी से निकल कर आती है कि इस चुनाव में एक चीज़ और देखी गई, जैसे स्थानीय और बाहरी का मुद्दा, वो अंदर करंट कहीं ना कहीं गुजरात में था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों गुजरात से आते हैं और एक स्थानीयता का उन पे छाप है, यानी वो गुजराती भाई ही कहलाते हैं। तो गुजरात में इतनी बड़ी सफलता की एक वजह ये भी है कि ऐतिहासिक सफलता जो बीजेपी को वहाँ मिली, क्योंकि ये वहाँ पर भी अंदर कहीं ना कहीं बाहरी वर्सेस घरेलू की लड़ाई छिड़ी, जैसी पश्चिम बंगाल में हमने देखी थी। पश्चिम बंगाल में इतनी मेहनत की थी बीजेपी ने, लेकिन वहाँ भी बंगाली अस्मिता की बात की थी ममता बनर्जी ने, और नतीजे आपने देखे थे। तो ये भी कहीं ना कहीं अब भारतीय राजनीति में काम कर रहा है, और ये इस चुनाव से ये भी बात भी निकल कर आती है। तो बहुत सी बातें हैं जो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहा, और ये तो है ही कि 24 के लिए इसने नैरेटिव सेट किया है, एजेंडा सेट किया है, और तीनों ही पार्टी जो 3 प्लेयर हो गए हैं, अब मैं कहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस, बीजेपी और उनके साथ आप, बहुत ही एक अलग अप्रोच के साथ जो बढ़ी है। तो ये तीनों के पास पूरा साल है अब, और आप देखेंगे कि बहुत तरह तरह की राजनीति होगी, सियासत होगी, समीकरण बैठाए जाएंगे। और जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, तो मध्य प्रदेश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नतीजे, क्योंकि 11 महीने बाद यहाँ पर चुनाव है। तो यहाँ पे दो, एक तो मोदीनॉमिक्स और आपको कैसे रोकती है बीजेपी यहाँ पर, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, क्योंकि बेहद खास हो जाता है, आगामी चुनाव है और उससे पहले ये परिणाम आम आदमी पार्टी को कैसे रोक सकती है, और आम आदमी पार्टी के पास जो बिंदु है उन्हें लेकर वो राज्यों में कैसे प्रवेश करेगी, कैसे प्रचार प्रसार करेगी, और बीजेपी की क्या कुछ रणनीति होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो चलिए अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं, और आज हम आपको लिए चलते हैं छिंदवाड़ा, पूर्व सीएम कमलनाथ का क्षेत्र, जहां से वो विधायक हैं, और 2018 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा मॉडल चर्चाओं में रहा था। 2018 में इलेक्शन हुआ और प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन का केंद्र बिंदु छिंदवाड़ा विधानसभा बना। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार है। छिंदवाड़ा में सियासी पारा उछाल पर है। 23 के चुनाव को लेकर छिंदवाड़ा में अभी से पारा चढ़ने लगा है। जनता बेसब्री से 23 के चुनाव का इंतजार कर रही है। छिंदवाड़ा मॉडल, जब कमलनाथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने तो इस मॉडल की चर्चा पूरे प्रदेश में रही। ये विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट भी है, क्योंकि यहाँ से खुद कमलनाथ विधायक हैं। वैसे तो साल 2018 में यहाँ से पूर्व मंत्री और कमलनाथ के खास दीपक सक्सेना विधायक चुने गए थे, लेकिन कमलनाथ के सीएम बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ी और कमलनाथ यहाँ से उपचुनाव जीते। छिंदवाड़ा के लिए कमलनाथ सरकार के 15 महीने स्वर्णिम काल की तरह थे। छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, कन्हान सिंचाई कॉम्प्लेक्स, जेल कॉम्प्लेक्स जैसी सौगातें मिली। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार बनते ही यहाँ का विकास थम गया। कांग्रेस का अब दावा है कि फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी और विकास को नया आयाम मिलेगा। छिंदवाड़ा की तासीर सीधी कमलनाथ जी के पक्ष में है। कोई किसी को नहीं चाहता, सब लोग ये चाहते हैं किसी भी तरह कमलनाथ जी की वापसी हो, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और हमारी जो उम्मीदें अधूरी रह गई हैं, जो हमारे सपने थे, वो कमलनाथ जी के माध्यम से ही छिंदवाड़ा की जनता चाहती कि पूरे हों, और हम किसी भी हालत में 7 विधानसभा सीट जीतेंगे, कमलनाथ जी को जिताएंगे, नकुलनाथ जी को जिताएंगे, और फिर से कांग्रेस और कमलनाथ जी का, राहुल जी का परचम लहराएगा। तो मध्य प्रदेश की जिलों में छिंदवाड़ा की गिनती बहुत अच्छी जिलों में होती है, तो इसका श्रेय कमलनाथ जी को है। और जो सपने थे, जो इसको 4 चांद लगने थे, वो कमलनाथ जी के हटने से सब रुक गए। नगर निगम में कांग्रेस आई हुई है, सब जनता के सहयोग से, आपके सहयोग से, लेकिन स्थिति हो रही कि फंड नहीं है, फंड नहीं दिए जा रहे हैं। फंड नहीं देने के कारण हमारी जो और पुरानी देनदारी बहुत बताई जाती है, तो जो काम होने चाहिए कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। वहीं बीजेपी भी छिंदवाड़ा सीट पर एक मिशन के तौर पर काम कर रही है। सीएम शिवराज हो या फिर केंद्रीय मंत्री लगातार छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे हैं।
और एक एक समीकरण पर नजर रखी जा रही है। बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ के खिलाफ उपचुनाव लड़ा था और उनका दावा है कि 2023 में छिंदवाड़ा में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हमारा एक ऐसा संगठन है जिसमें कार्यकर्ता पूरे 5 साल और 24 घंटे काम करते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का जो मंत्र है कि गरीब के लिए हम सेवा करते रहें, गरीब कल्याण को लेकर काम करते रहें और गरीबों कल्याण के लेकर के, जन कल्याण को लेकर के जो सरकार की योजनाएं हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएं, नागरिक हितग्राहियों तक पहुंचाएं। इसको लेकर के लगातार हम लोग काम करते रहते हैं कि हमारा नेतृत्व जिस तरीके से काम कर रहा है उस कार्य को सफल बनाने के लिए हम लोग वार्ड स्तर तक या पंचायत स्तर तक पहुंच करके लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाएं। और निश्चित तौर पर इस बार 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2,62,745 मतदाता वाली इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। पिछले 8 चुनावों में से 5 बार कांग्रेस जीती तो बीजेपी 3 बार परचम लहराने में कामयाब रही। अब एक बार फिर 23 की जंग शुरू हो गई है, लेकिन जनता क्या चाहती है ये भी सुन लीजिए। हमारा नेता ऐसा हो जो सुख दुख में काम आए और हम सबका विकास हो, छिंदवाड़ा का विकास हो। हमारी यही आशा रहेगी। विकास कार्यों के लिए जनता को जो फायदा होना चाहिए उस पर विशेष ध्यान देते हुए उस कार्य को नेता ने करना चाहिए जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ हो सके। छिंदवाड़ा में सियासी रंग जमने वाला है। 23 की जंग में सबसे ज्यादा चुनावी शोर यहीं पर हो तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि कांग्रेस के लिए सीट प्रतिष्ठा का सवाल है तो बीजेपी किसी भी कीमत पर यहां परचम लहराने की कोशिश में होगी। 2023 के चुनाव को अभी 1 साल बाकी है, लेकिन छिंदवाड़ा में सियासी पारा चरम में है। लगातार दोनों पार्टियां अपने तरफ से कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने लगी हुई हैं। छिंदवाड़ा निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में फिर से केंद्र बिंदु बनेगा। कैमरामैन हफीज के साथ अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। तो चलिए अब जान लेते हैं क्या है छिंदवाड़ा का सियासी इतिहास। तो मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है छिंदवाड़ा विधानसभा सीट। इसके साथ ही बता दें वर्तमान में पूर्व सीएम कमलनाथ इस सीट से विधायक हैं। 2018 में कांग्रेस के दीपक सक्सेना जीते थे। सक्सेना ने कमलनाथ के लिए ये सीट छोड़ी थी। तो 2018 में कांग्रेस के दीपक सक्सेना जीते और कमलनाथ के लिए सीट छोड़ी। पिछले 8 चुनावों में 5 बार कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की है। 3 बार बीजेपी के चौधरी चंद्रभान सिंह को जीत हासिल हुई है और 2018 में छिंदवाड़ा मॉडल चर्चा में रहा। अब आगे बढ़ेंगे। अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में हम मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि 2023 को लेकर उनकी क्या तैयारी है, वो क्या मुद्दा है जो उनकी पार्टी को चुनाव में सफलता दिला सकता है। बोले तो नेताजी में मिली आज खरगोन की कसरावद विधानसभा के पूर्व विधायक आत्माराम पटेल से, जिन्होंने 2008 में 3 बार के विधायक और डिप्टी सीएम रहे सुभाष यादव को शिकस्त दी थी। 23 की तकरार किसकी होगी सरकार, और इसी मुद्दे को लेकर हम आज पहुंचे खरगोन कसरावद विधानसभा में। और कसरावद विधानसभा के पूर्व विधायक हमारे साथ आत्माराम जी पटेल मौजूद हैं। पहले भी ये चुनाव लड़ चुके हैं और पूर्व दिवंगत जो डिप्टी सीएम रहे थे सुभाष यादव, उनको भारी मतों से इन्होंने हराया था, लेकिन उसके बाद 2 बार भाजपा से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब फिर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मूलतः पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, जिसमें मुख्य मुद्दे हमारे जो हैं विकास, जो हमने इस कसरावद सहित पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर करके बताया है, और दूसरा मुद्दा है जन कल्याण का। जनता के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं, जिसके अनेक डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से जो लोगों को डायरेक्ट लाभ देना और मध्य प्रदेश की जनता के जीवन स्तर में सुधार करना, ये 2 मुद्दे हैं और ये 2 काम हम कर भी रहे हैं और इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन इस बार देखा जा रहा है त्रिकोणीय संघर्ष की बात है। हम देखें तो आप पार्टी भी मैदान में उतरने जा रही है और गुजरात चुनाव के बाद हो सकता है उसका भी असर है देखने को मिले। तो क्या लगता है इस तरह त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनती है क्या? आप पार्टी
शुद्ध रूप से सोशल मीडिया के ऊपर खाली प्रपंच बना करके वो है। जमीन के ऊपर उनका एक भी बंदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है डंके की चोट पे चुनाव जीतेगी। भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, क्या लगता है कोई फर्क पड़ेगा उसमें? भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में कांग्रेस का जो संगठन जो है, जो समाप्त होने की स्थिति में, उस संगठन को जीवित करने के लिए सिर्फ वो प्रपंच रचा जा रहा है। और राहुल गांधी जी जो है कांग्रेस के प्रमुख नेता है, उनको प्रोजेक्ट करने के लिए यात्रा है। इसका भारत जोड़ने वाला तो कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि भारत को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है, जोड़ने का काम कहाँ से कांग्रेस करेगी। इस बार हम देखें तो जो मतदाता नए आए, करीब 18,000 मतदाता हैं। पिछली बार जो विधायक जीते थे सचिन यादव, वो 6,000 मतों जीते थे। उसके पहले 11 के बाद 6, और अब जैसे नए मतदाता, युवा का रुझान तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या लगता है इसका फायदा भाजपा को मिलेगा नए मतदाताओं को? वर्तमान में जितने भी युवा अभी जो 18,000 जुड़े, इसके साथ भी करीब कसरावद विधानसभा में 1 लाख युवाओं के वोट है। और डंके की चोट के ऊपर युवा मतदाता अपने उज्जवल भविष्य की जो है को देख करके भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेगा। लेकिन बेरोजगारी का जो मुद्दा वो युवा ही सबसे ज्यादा उठा रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, कसरावद विधानसभा क्षेत्र में जितना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और जिसके अंदर कई लोगों को उसके ऊपर रोजगार मिल रहे हैं, हमारी सरकार ने भी प्रति माह 70,000 जो है लोगों को सरकारी नौकरी देने का जो अभी योजना प्रधानमंत्री जी ने चालू करी है, उसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। और लोग स्वयं, युवा स्वयं रोजगार स्थापित करें, इसके लिए हमारे प्रदेश की सरकार की और सेंट्रल की सरकार की अनेक योजनाएं चल रही, जिसके माध्यम से बेरोजगारी को समाप्त करने का निरंतर काम किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय 2023 में किसकी सरकार बनती है और कौन इस विधानसभा का विधायक बनता है। फरीद शेख, बंसल न्यूज, खरगोन। और अब बारी है जन का मन टटोलने की। सिंगरौली में हमने लोगों से जाना कि वो 2023 के चुनाव में कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं, साथ ही वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होना चाहिए। खेलकूद का ग्राउंड नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई हैं, छोटे से काम के लिए लोगों को यहाँ से रेफर कर दिया जाना पड़ रहा है। चाहते हैं कि एक ऐसा नेता चुना जाए यहाँ पे, चाहे निर्दलीय क्यों न हो, हम ऐसे लोगों को, प्रत्याशियों को वोट दें और खुल करके दें वोट करें। सिंगरौली जिले के विकास के बारे में सोचें। सिंगरौली जिले में बहुत कंपनी है लेकिन लोगों को रोजगार नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऊर्जा दानी है लेकिन किसी में जो है तो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नेता होना चाहिए जो विकास पे ज्यादा ध्यान दे। अभी जो मौजूदा राजनीति है उससे थोड़ा हटके हो, क्योंकि बार बार एक ही चीज जो आता है पैटर्न, चुनाव जीतने के बाद फिर धाराशाही हो जाता है, वो चीजें वादे वो ना हो। इसलिए यंग हो और जो नया कॉन्सेप्ट हो, जो सिर्फ वादों पे नहीं रहे, विकास की बात ज्यादा करे। लेकिन आज तक रोड का विकास नहीं हो पाया है और ये रोड पिछले 12 साल से अटकी पड़ी हुई है। तो हम विकास तो हम अपने आसपास की चीजों से ही जानेंगे कि क्या विकास हो रहा है, जिसमें हमको सुविधाएं होंगी। विकास का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि रोडें अच्छी हों, सुविधाएं मिलें। यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, पर यहाँ पे जो भी युवा पढ़े लिखे हैं वो सब बेरोजगार घूम रहे हैं। किसी को भी किसी भी कंपनी में काम नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोग पढ़े लिख के भी कोई कंपनी में कोई जगह पे नहीं रखा जा रहा है, वो बाहर जा रहे हैं, कहीं भी 100-200 रुपये का काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।